हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेरी कथा में, योर वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर कविता पर्सी बस्ची शैली की टू अ स्काईलार्क और पीवी शैली की टू अ स्काईलार्क। ये कविता एक स्काईलार्क बर्ड को डेडिकेट की गई है, लेकिन इसका मीनिंग सिर्फ एक बर्ड के बारे में नहीं बल्कि नेचर, आर्ट और ह्यूमन इमोशन की ब्यूटी को एक्सप्लोर करता है। चलिए शुरू करते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा एनालिसिस, बट उससे पहले हम बात करेंगे ऑथर के बारे में। पर्सी बस्ची शैली या फिर पीबी शैली रोमांटिक इरा के एक विजनरी पोइट थे, जिन्होंने अपने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ और लिरिकल पोइट्री के लिए बहुत नाम कमाया। उनका जन्म 4 अगस्त 1792 को इंग्लैंड में हुआ था। शैली को नेचर, फ्रीडम और इमेजिनेशन के पोइट के रूप में जाना जाता है। उनका काम उन्होंने अपने टाइम के सोशल नॉर्म्स और ट्रेडिशन को चैलेंज करते हुए लिखा था। उनकी कुछ मशहूर पोएम्स है और टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क और द स्काईलार्क और अडोनाइस। शैली की पोइट्री में होप और फ्रीडम और एक बेटर फ्यूचर का मैसेज होता है। वो अपने पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल व्यूज़ के लिए भी कंट्रोवर्शियल थे, जैसे एथीज़म और लिबर्टी को सपोर्ट करना। उनका क्रिएटिव इन्फ्लुएंस उनके कॉन्टेम्पररीज जैसे कि जॉन केट्स और लॉर्ड बायरन के साथ उन्होंने शेयर किया है। शैली की पर्सनल लाइफ भी ड्रामेटिक थी, जैसे उनकी सेकंड वाइफ मैरी शैली जो फ्रैंकेनस्टाइन की ऑथर थी। शैली की मौत 1822 में इटली में एक सीप wreck के कारण। चलिए दोस्तों, पहला स्टेंजा समझते हैं। Hail to thee, bleak spirit, bird thou never wed, that from heaven or near it pourest thy full heart of in profuse strains of unpremeditated art। यहाँ पोइट स्काईलार को एक ब्लीड स्पिरिट यानी एक खुश मिजाज आत्मा के रूप में एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि स्काईलार सिर्फ एक बर्ड नहीं है बल्कि एक डिवाइन और स्पिरिचुअल बीइंग है। पोइट सोचते हैं कि स्काईलार्क हेवन या आसमान के आसपास का एक मैसेंजर है जो अपने दिल के जज्बात बिना किसी प्लानिंग के एक नेचुरल और ब्यूटीफुल तरीके से गाता है। अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट का मतलब है वो कला जो नेचुरली और बिना किसी प्रिपरेशन की होती है। इस लाइन के थ्रू पोइट स्काईलार्क की सिंगिंग को एक स्पॉन्टेनियस और डिवाइन आर्ट के रूप में डिपिक्ट करते हैं। यहाँ शैली तो स्काईलार्क को एक बर्ड से ज़्यादा एक इंस्पिरेशन के रूप में देख रहे हैं, जो हमें बताता है कि नेचर की ब्यूटी कितनी यूनिक और असली है। अब चलिए सेकंड स्टेंजा समझते हैं। हायर एंड हायर फ्रॉम द अर्थ thou springest like a cloud of fire, the blue deep thou wingest and singing still dost soar and soaring ever singest। यहाँ पोइट स्काईलार की ऊंची उड़ान और उसकी स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। पोइट कहते हैं कि स्काईलार धरती से ऊपर और ऊपर जा रही है, जैसे एक क्लाउड ऑफ फायर हो। यह इमेजरी स्काईलार की एनर्जी और पैशन को दिखाती है, जैसे एक आग का बादल आसमान में फैल रहा हो। द ब्लू डीप द विंगेस्ट का मतलब है स्काईलार्क नीला आसमान छेड़ते हुए अपनी उड़ान भर रहा है। पॉइंट एम्फसाइज करते हैं कि स्काईलार्क सिर्फ उड़ान नहीं भर रही है बल्कि अपने गाने के मधुर सुर के साथ शोर कर रही है, आवाज़ दे रही है। ये एक कंटिन्यूस साइकिल है। वो गाती है और शोर करती है और शोर करती है, करते हुए और भी ज़्यादा गाती है। यहाँ शैली स्काईलार्क की फ्रीडम और जॉय को एक डिवाइन और इटर्नल प्रोसेस के रूप में देखते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। चलिए अब थर्ड स्टेंजा समझते हैं। इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द sunken sun, over which cloud are brightening, thou dost float and run like an unbounded joy whose race is just begun। इस स्टेंजा में शैली स्काईलार्क के मूवमेंट और उसकी अलग और डिवाइन क्वालिटी को और ज़्यादा दिखाते हैं। पहले लाइन में उन्होंने गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सनकन सन का जिक्र किया है, जो एक पावरफुल इमेज है। ये दिखाता है कि स्काईलार्क अपनी जर्नी को एक रोशनी की जैसे गोल्डन लाइटनिंग के साथ छुप कर चल रही हो, जैसे वो खुद एक डिवाइन फोर्स हो। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग का मतलब है कि स्काईलार्क अपनी उड़ान के बीच में उन क्लाउड्स के ऊपर जा रही है जो अब रोशनी से चमक रहे हैं। ये नेचर के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। दाउ डॉस्ट फ्लोट एंड रन ये बताता है कि स्काईलार्क ने सिर्फ एक ना ही उड़ने की बल्कि एक फ्लूइड और फ्री मूवमेंट में है, जैसे वो हवा में डोरी तरह से एक कर रही हो, पूरा डोरी तय कर रही हो। और फिर पोइट कह रहे हैं कि लेकिन लाइक एन अनबॉर्डेड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन। ये लाइन स्काईलार्क के प्योर एसेंस को दिखाती है, जो एक अनबॉर्डेड जॉय है, यानी एक ऐसी खुशी जो शरीर से परे है और अब अपना
अपना सफ़र शुरू कर रही है। ये खुशी इटर्नल और प्योर है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इस स्टेंजा के जरिए सेली स्काइलार्क को एक डिवाइन और इटर्नल जॉय के रूप में दिखाते हैं जो अपनी जर्नी में कंटिन्यू कर रहती है। अब चलिए फोर्थ स्टेंजा समझते हैं। द पेल पर्पल इवन मेल्स अराउंड द फ्लाइट लाइक ए स्टार ऑफ हेवन इन द broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear the shrill delight. इस स्टेंजा में सेली स्काइलार्क के फ्लाइट के आसपास एक एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करता है। द पेल पर्पल इवन, इसका मतलब है शाम का वक्त है जब पूरी दुनिया एक हल्की पर्पल रोशनी में डूब जाती है और इस वक्त में स्काइलार्क अपनी उड़ान भर रही होती है। मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट का मतलब है कि शाम की ठंडी रोशनी स्काइलार्क की उड़ान के साथ मिल जाती है, जैसे पूरा माहौल किसी उसकी मूवमेंट के साथ ब्लेंड हो जाता है। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, ये लाइन स्काइलार्क को एक आसमान के तारे से कंपेयर करती है जो कि फार अवे होता है और हमारे लिए एक डिस्टेंट डिवाइन प्रेजेंस होता है। इन द बोर्ड डे लाइट, पोएट कह रहे हैं कि स्काइलार्क को हम दिन की रोशनी में नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। दाउ आर्ट अनसीन बट येट आई हियर द श्रिल डिलाइट, ये लाइन बताती है कि स्काइलार्क अपनी प्रेजेंस को हमेशा विजिबल नहीं करते, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी खुशी जो श्रिल या फिर तेज है, हमें सुनाई देती है। इस स्टेंजा के जरिए सेली स्काइलार्क को एक ऐसी डिवाइन और इनविजिबल एंटिटी को रूप में दिखाते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, फिर भी उसकी खुशी का अनुभव करते हैं। चलिए अब फिफ्थ स्टेंजा समझते हैं। Keen as are the arrows of the silver spear, whose intense light narrows and the white dawn clear, until we hardly see, we feel that it is there. इस स्टेंजा में सेली स्काइलार्क की आवाज़ और उसकी प्रेजेंस को एक और तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। पहले लाइन में उन्होंने कीन एज आर द एरोस ऑफ दैट सिल्वर स्पीयर बोला है, जो एक शाइनिंग मून को रिफ़र करता है। सिल्वर स्पीयर ये मून का मेटाफोर है और उसकी एरोस से मतलब है कि उसकी तेज रोशनी जो रात को छुप जाती है। नेक्स्ट, हुज इंटेंस लेम नेरोस, इसका मतलब है ये सजेस्ट होता है कि मून की रोशनी जो पहले बहुत इंटेंस थी अब धीरे धीरे सुबह के वक्त हो रहा है और कम हो रही है। इन द वाइट टोन क्लियर का मतलब है कि जैसे सुबह की रोशनी आती है मून की रोशनी धीरे धीरे फेड हो जाती है। और अंटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज़ देयर का मतलब है कि जब सुबह होती है मून की रोशनी इतनी हल्की हो जाती है कि हम उसे देख ही नहीं पाते, लेकिन हम उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। इस स्टेंजा के जरिए पोइट कह रहे हैं कि जैसे मून की रोशनी कभी नज़र नहीं आती लेकिन हमेशा उसकी प्रेजेंस होती है दिन में भी, वैसे ही स्काइलार्क की खुशी और उसकी आवाज़ भी कभी विजिबल नहीं होती, लेकिन हमेशा हम महसूस करते हैं कि वो है बोल के। चलिए अब सिक्स स्टेंजा समझते हैं। ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड एज वन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। इस स्टेंजा में सेली स्काइलार्क की आवाज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड का मतलब है कि स्काइलार्क की आवाज़ इतनी प्रभावित है कि वो पूरी दुनिया में गूंज जाती है, जैसे उसकी आवाज़ से पूरा माहौल जागृत हो जाता है। एज वन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। ये लाइन एक कंपैरिजन है। सेली कह रहे हैं कि जब रात के आसमान साफ और खाली होता है और एक अकेले बादल भी होता है, तो उस एक बादल से चांद अपनी रोशनी गिराता है जिससे वो पूरे आसमान को रोशन करते हैं। ये मून की रोशनी को ओवरफ्लो होने की तरह दिखाया गया है, जैसे वो पूरे आसमान को अपने जैसे जगमगा दे। तो इस स्टेंजा में स्काइलार्क की आवाज़ को चांद की रोशनी से कंपेयर किया गया है जो पूरे आसमान को रोशन कर देती है। ये बताता है कि स्काइलार्क की आवाज़ भी वैसे ही सब कुछ रोशन कर देती है, पूरी दुनिया में अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाता है। चलिए अभी सेवन स्टेंजा समझते हैं। What thou art we know not, what is most like thee? From rainbow clouds there flow no drops so bright to see, as from thy presence showers the rain of melody. इस स्टेंजा में पोएट अपने कन्फ्यूज़न को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि स्काइलार्क को कैसे डिस्क्राइब करें। What thou art we know not का मतलब है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि स्काइलार्क सच में क्या है, उसकी असली रूह को समझना मुश्किल है। फिर पोएट पूछते हैं व्हाट इज़ मोस्ट लाइक दी, कि अगर हम किस चीज़ से स्काइलार्क को कंपेयर करने की कोशिश करें तो वो किस चीज़ के साथ हो सकती है, किस चीज़ के साथ कंपेयर हो सकती है स्काइलार्क। फिर वो रेनबो क्लाउड्स का जिक्र करते हैं कि क्या उन क्लाउड्स से निकलती हुई ड्रॉप्स सो ब्राइट, जो कि पोइम में ऑलरेडी है, स्काइलार्क के म्यूज़िक से इतनी खूबसूरत हो सकती है क्या।
पोएट कह रहे हैं कि जो मेलोडी स्काईलार्क से निकलती है वो उस ब्राइट और ब्यूटीफुल क्लाउड के ड्रॉप से भी ज़्यादा खूबसूरत और प्योर है। एट स्टेंजा समझते हैं, लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, सिंगिंग हिम्स अनबिडन टिल द वर्ल्ड इज ब्रॉट टू सिंपथी विथ होप्स एंड फियर इट हिडन नॉट। इस स्टेंजा में सेली स्काईलार्क को एक पोएट के रूप में देखते हैं। वो कह रहे हैं कि लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट्स ऑफ थॉट, और स्काइलार्क की आवाज़ एक छुपी हुई पोइट की तरह है जो अपने आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए छुप कर गाता है। ये पोइट बिना किसी बुलावे के, सिंगिंग हिम्स अनबिडन का मतलब है जैसे वो अपने अंदर की इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा हो बिना किसी से कहने पर। और जैसे पोएट अपने वर्ड से दुनिया को अपने होप्स और फियर से जोड़ देते हैं, वैसे ही स्काइलार्क की मेलोडी दुनिया के इमोशंस को जागृत करती है। ये मेलोडी लोगों को उन अनस्पोकन इमोशन से कनेक्ट करती है जो पहले समझ में नहीं आ पाए थे। इन दोनों स्टेंजर्स में पोएट स्काइलार्क को एक पोएट की तरह देखते हैं जो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं और उसकी आवाज़ दुनिया को अनस्पोकन इमोशन से कनेक्ट करती है। स्काइलार्क की मेलोडी को वो सबसे प्योर और ब्यूटीफुल चीज़ के रूप में देखते हैं। चलिए अभी 9th और 10th स्टेंजा समझते हैं। लाइक ए हाई बोर्न मेडन इन ए पैलेस टावर, सोदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आवर विथ म्यूजिक स्वीट इज लव विच ओवरफ्लोज अ ब्रावर। इस स्टेंजा में पोएट स्काइलार्क की मेलोडी को एक हाई बोर्न मेडन, एक श्रेष्ठ खानदान की लड़की, एक बड़े खानदान की लड़की के साथ कंपेयर करते हैं जो पैलेस टावर महल में रहती है। ये मेडन अपने दिल की बात को सोध करती है, जैसे अपनी लव लेडन सोल को खुद से शांति देने की कोशिश करती है। इसका मतलब है कि जैसे एक लड़की अपने इमोशन को अपने कमरे में छुप के ना शांति देने के लिए म्यूज़िक सुनती है, वैसे ही स्काइलार्क अपने मेलोडी से दुनिया को इमोशंस की शांति और सुकून देती है। जो म्यूज़िक वो गाती है वो स्वीट एज लव है, जैसे प्यार की खूबसूरती। चलिए अभी 10th स्टेंजा समझते हैं। लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू स्कैटरिंग अनबीहोल्डन इट्स एरियल ह्यू अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू। पोएट स्काइलार्क की मेलोडी को एक ग्लो वार्म या फिर चांदनी से चमकती हुई कीड़ा के जैसे देखते हैं जो डेल ऑफ ड्यू, या फिर इसका मतलब है नर्म रास्ते में बादलों के बीच में छुप कर चमकता रहता है, उसी कीड़े के बारे में वो बोल रहे हैं, इसे कंपेयर कर रहे हैं। ये ग्लो वर्म अपने रोशनी को स्कैटरिंग अन बी होल्डन कर रहा है, मतलब वो अपने आप को छुपाते हुए अपनी रोशनी हर जगह फैलाता है, जैसे फ्लावर्स और ग्रास इस ग्लो वर्म को छुपाने में मदद करते हैं। वैसे ही स्काइलार्क अपने म्यूज़िक को दुनिया में फैलाता है बिना अपनी पहचान दिखाए। दोनों स्टेंजर्स में 9th और 10th स्टेंजा में पोएट स्काइलार्क की मेलोडी को एक ऐसे चीज़ के रूप में दिखाते हैं जो अपनी खूबसूरती और सुकून से दुनिया को छुप कर अपने आप को फील करती है बिना अपनी पहचान दिखाए। ये म्यूज़िक प्यार की तरह सुकून देने वाला है और एक रोशनी की तरह हर जगह फैलाने वाला है। 11th और 12th स्टेंजा देखते हैं। लाइक ए रोज embowered in its own green leaves by the warm winds deflowered till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy wings thieves. Sound of vernal showers on the twinkling grass, rain aquant flowers, all that ever was, joyous and clear and fresh, thy music doth surprise. इस स्टेंजा पहले 11 स्टेंजा का मतलब है कि इस स्टेंजा में पोएट स्काइलार्क की मेलोडी को एक रोज़ या फिर गुलाब का फूल के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो अपने ग्रीन लीव्स हरे पत्तों में छुपा होता है। फिर वार्म विंड्स उस फूल को ना खिलाते हैं, जैसे प्यार और दर्द के बीच में कोई चेंज आए। जैसे ही गुलाब का फूल अपनी खुशबू से हैवी विंग्ड थीव्स का मतलब है बड़े पंख वाले चोरी करने वाले प्राणी जैसे बीज को बहला लेते हैं, जैसे उनकी खुशबू से उनको बहला लेते हैं। जैसे ही स्काइलार्क की मेलोडी अपनी स्वीटनेस से सबको अपने आप में ले लेती है। ये मेलोडी इतनी प्यारी और लाजवाब होती है कि वो टू मच स्वीट हो सकती है, जो हर चीज़ को फेंट या फिर हल्का कर देती है।
और 12th स्टेंजा का मतलब है कि इस स्टेंजा में पोइट स्काईलार्क के म्यूज़िक को वर्नल सावर्स या फिर बसंत के मौसम के बरसात के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे बारिश की बूंदें ट्विंकलिंग ग्रास या फिर चमकती हुई घास पे गिरती है और फूल खिलते हैं, वैसे ही स्काईलार्क का म्यूज़िक हर चीज़ को जॉयस या फिर क्लियर और फ्रेश, खुश, साफ और ताज़ा बना देता है। ये म्यूज़िक सरप्राइजेस मतलब बेहतरीन होता है सब चीज़ों से, मतलब ये म्यूज़िक सबसे ज़्यादा खूबसूरत और प्रभावित करने वाला है। जैसे बारिश से सब कुछ ताज़ा हो जाता है, वैसे ही स्काईलार्क की मेलोडी से दुनिया में एक नई ताजगी आ जाती है। दोनों स्टेजर्स में स्काईलार्क की म्यूज़िक को प्रकृति की खूबसूरत रूपों के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे गुलाब के फूल अपनी खुशबू से सबको अपने जाल में डाल देता है और बारिश का पानी सब कुछ ताज़ा कर देता है, वैसे ही स्काईलार्क का म्यूज़िक हर चीज़ को खुश और नई ताजगी से भर देता है। चलिए अभी 13th और 14th स्टेंजा समझते हैं। टीच योर स्पिरिट और बर्ड वॉट स्वीट थॉट्स आर दाइन। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन दैट पैंथेड फॉर्थ a flood of rapture so divine. Chorus, hymnal, or triumphal chant matched with thine would be all but an empty want. A thing wherein we feel there is some hidden want. 13th स्टेंजा में यहाँ पोइट स्काईलार्क जो यहाँ स्पिरिट या फिर बर्ड कहकर एड्रेस किया गया है से कह रहे हैं कि उससे के बर्ड या फिर स्पिरिट से कह रहे हैं कि वो उन्हें अपने स्वीट थॉट्स या फिर मीठा सोच सिखाए। पोइट कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी लव या वाइन, प्यार और शराब की तारीफ सुन के ऐसे फ्लड ऑफ रैप्चर या फिर खुशी का एक बेहद गहरा आनंद नहीं महसूस की जो स्काईलार्क की आवाज़ से मिलती है। ये रैप्चर बहुत डिवाइन या फिर डिवाइन यानी पवित्र और खूबसूरत है जो अब तक किसी और चीज़ से नहीं मिला। पोइट का मतलब है कि स्काईलार्क का म्यूजिक इतना खास है कि कोई और चीज़ उससे compete नहीं कर सकता। 14 स्टेंजा, इस स्टेंजा में पोइट कह रहे हैं कि अगर स्काईलार्क के म्यूज़िक के साथ कोरस, हिम्नियल या फिर शादी का गीत या फिर ट्रायम्फल चांट जिसका मतलब है जीत का गीत भी गाए जाए तो वो सब बेकार होते, जैसे एक खाली दिखावा हो। वाउंड का मतलब है दिखावा। ये गीत स्काईलार्क की मेलोडी के आगे कुछ भी नहीं है और पोइट कह रहे हैं कि उस म्यूज़िक में कुछ हिडन वांट, छुपी हुई काम होती है जो कि पोइट को लगता है, लेकिन स्काईलार्क की मेलोडी में ये सब कुछ पूरा मिलता है, एक परफेक्ट और सोलफुल एक्सपीरियंस मिलता है। पोइट स्काईलार्क से कह रहे हैं कि उनका म्यूज़िक जो खुशी और डिवाइन रैप्चर देता है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लव और वाइन जैसी चीज़ों की प्रेस भी उस म्यूजिक के सामने बेकार लगती है। अगर ऐसे ट्रायम्फल चांट्स या फिर शादी के गीत स्काईलार्क की मेलोडी के साथ कंपेयर किया जाए तो वो सब सिर्फ एक खाली दिखावा लगते हैं। चलिए अभी 15th और 16th स्टेंजा देखते हैं। What objects are the fountains of thy happiest rain? What fields or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? With thy clear joyance longer cannot be. Shadow of annoyance never came near thee. Thou lovest but never knew love's sad satiety. 15 स्टेंजा में यहाँ पोइट स्काईलार्क से पूछ रहे हैं कि उसकी खुशी की जो आवाज़ है उसके लिए किस चीज़ का इंस्पिरेशन है। क्या ये खुशी किसी फील्ड या फिर खेत, वेव्स या फिर लहरों या माउंटेन्स यानी पहाड़ों से आती है क्या बोल के पूछ रहे हैं। ये फिर क्या है, क्या ये खुशी किसी शेप ऑफ स्काई और प्लेन्स या फिर आकाश के ज़मीन के किसी रूप से मिलती है क्या बोल के पूछ रहे हैं। पोएट ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उसकी खुशी किसी लव ऑफ दाइन ओन काइंड अपने जैसे किसी प्यार से आती है क्या बोल के, या फिर उसकी इग्नोरेंस ऑफ पेट दर्द से अनजान रहना मिलता है। ये सब क्वेश्चन पोएट पूछ रहे हैं क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि स्काईलार्क की खुशी का असली सोर्स क्या है। और 16 स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि स्काईलार्क की खुशी क्लियर या फिर साफ और कीन है, तेज है, और इस खुशी में लंगर या फिर थकान या शेडो ऑफ एनोवेंस गुस्सा या परेशानी का कोई साया कभी नहीं आता। स्काईलार्क को भी थकान या परेशानी नहीं होती। पोइट ये भी कह रहे हैं कि स्काईलार्क प्यार करता है लेकिन उससे कभी लव्स सैड सैटिटी, प्यार की वो थकान या बोर नहीं हो जाता और यह नहीं झेलता। मतलब स्काईलार्क का प्यार हमेशा फ्रेश और प्योर है, कभी उसको उसमें थकान नहीं महसूस होती। पोएट ये समझाना चाहते हैं कि स्काईलार्क की खुशी का असली सोर्स क्या है। क्या वो खुशी कोई नेचुरल चीज़ से है या फिर ये खुशी उसकी अपनी नेचर की वजह से है।
उसकी जॉय हमेशा क्लियर और इंटेंस है और कभी भी कोई दर्द या थकान उससे नहीं टच करती। स्काइलार्क का प्यार हमेशा फ्रेश और अनडाइंग है, जो कभी भी बोर या सैटिस्फाइड नहीं होता। ये अभी अगले स्टेंजा पे चलते हैं। Waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortal dreams. Oh, how could thy notes flow in such a crystal stream? We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain in fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. पोएट कहते हैं कि चाहे तो सोया हो या जाग रहे हो, तो जो डेथ के बारे में सोचता है उसमें कुछ गहराई और सच्चाई है जो हम इंसानों को सपने से भी ज़्यादा सच है। अगर ऐसा ना होता तो तेरी आवाज़ इतनी प्योर और क्रिस्टल क्लियर नहीं होती। फिर अगले स्टेंजा, फिर पोएट अपने और स्काइलार के बीच का एक फ़र्क बताते हैं। हम इंसान हमेशा अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर दुख महसूस करते हैं। हम जो चीज़ें नहीं पा सकते हैं उन्हीं के लिए तरसते हैं। हमारे सबसे सच्चे हंसी भी किसी गम से भरे होते हैं। हमारे सबसे ट्रूथ हंसी भी या फिर ट्रू जेन्युइन हंसी भी किसी गम से भरे होते हैं। हमारे सबसे प्यारे गीत वो होते हैं जो दर्द और उदासी की कहानी सुनाते हैं। ये ट्रू है ना? चलिए अगले स्टेंजा पे चलते हैं। Yet if we could scorn hate and pride and fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how the joy we ever should come near. Better than all measures of delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were, thou scorner of the ground. इस स्टेंजा में पोएट इस स्टेंजा में और भी गहराई से ये कह रहे हैं कि अगर हम इंसान अपने जो डर, गम और घमंड से मुक्त हो जाए तो तब हम उस आनंद और खुशी को समझ पाते जो स्काईलार्क में है। स्काईलार्क की खुशी और गीत जो ज़मीन के दुखों से बिल्कुल परे है, वो सबसे बेहतरीन है। अगर हम इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुशी और सुकून के पल महसूस करते तो शायद हम उसकी असली खुशी को कभी समझ ही नहीं पाते। ये जो खुशी है ये उससे भी बहुत ज़्यादा ही है जो हमारे पास है, ये जो हमारे आस पास है। और नेक्स्ट स्टेंजा में ये भी कह रहे हैं कि ये भी दर्शाता है कि हम इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में एक आनंद के पीछे भागते हैं लेकिन कभी भी वो प्योर आनंद को नहीं पा पाते जो स्काईलार्क का है। स्काईलार्क की खुशी और उसका गीत वो सबसे ऊपर है, एक ऐसी स्थिति में जहाँ कोई परेशानी, गम या दुख नहीं है। आपको कॉन्ग्रेचुलेट। अब लास्ट स्टेंजा देखते हैं। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लीव्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन इट एज आई एम लिसनिंग नाउ। इन स्टेंजास पे लास्ट स्टेंजा में पोएट अपनी विश एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो स्काईलार्क की तरह प्योर जॉय और हार्मोनी को एक्सपीरियंस करें। वो कह रहे हैं कि मुझे भी वो खुशी सिखा दो जो तुम्हारे दिमाग में है, जो हार्मोनियस मैडनेस तुम फील करते हो, वैसे ही मैं भी अपने लिप्स से वो बातें बेहद अच्छी तरह से निकाल पाऊँ। ऐसे ही मुझे कुछ सिखा दो, तब दुनिया भी मेरे जैसे सुनने लगेगी जैसे मैं अब तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। पोएट चाहते हैं कि वो उस प्योर जॉय और ब्लीस का हिस्सा बन सके जो स्काईलार्क एक्सपीरियंस करता है और अपनी बातों में उस म्यूज़िक और हारमोनी को डाल सकें जो हर किसी को सुनाई दे। मुझे पता है ये थोड़ा लॉन्ग है बट सुन लो यार। पर्सी बशी शैली टू स्काईलार्क एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा एक्सप्रेशन है खुशी, आज़ादी और क्रिएटिविटी का, जो एक स्काईलार्क चिड़िया के थ्रू दिखाया गया है। पोएम में शैली स्काईलार्क को एक ऐसे सिंबल के रूप में दिखाते हैं जो अपनी दुनिया से ऊपर उठकर बिना किसी बंधन के अपनी खुशी में मस्त है। स्काईलार्क की खुशी और उसके सिंगिंग को पोएट एडमायर करता है जो हमारी दुनिया के सारी वरीज से परे है। देखो, अगर मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, नोट्स भी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा जो कि पिन्ड है। एंड यस, बिफोर दैट लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और मिलते हैं अगले एपिसोड में विद न्यू पोएम। थैंक यू।